In this particular video, I am going to talk about CSS. तो चलिए CSS के बारे में हम जान लेते हैं। ये बेसिक CSS है। जो लोग जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं उनको थोड़ा बहुत CSS भी आना चाहिए, HTML तो आना ही चाहिए। तो चलिए हम CSS के बारे में कुछ आपको बता देते हैं। कुछ जो बेसिक्स हैं उसको मैं इस पार्टिकुलर वीडियो में कवर करूँगा और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में अगर आपको डाउट होगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आगे का भी वीडियो बना दूंगा। बट उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप इतना ज़रूर समझ जाएंगे कि इन्वेस्टिगेशन करके आप थोड़ा जो कम्प्लेक्स कोड होते हैं CSS के वो भी सीख जाएंगे। तो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं CSS में जो आपको आने चाहिए, हर एक फुल स्टैक डेवलपर को ये आना चाहिए, तो वो चीज़ मैं इस पार्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं एक हमारे पास बेसिक HTML है, ठीक है। ध्यान रहे ये वीडियो बिगनर के लिए है और जो थोड़ा बहुत आता है वो भी अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं, बट जिनको नहीं आता है CSS और स्टार्ट कर रहे हैं उनको ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो बेसिकली CSS 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप हैं? एक CSS हो गया जो सपोज मैं एक फॉर्म यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट्स से हेयर फॉर्म, और इस फॉर्म में मैं इनपुट एलिमेंट ले लेता हूँ, इनपुट TYP टाइप। ये टाइप क्या है? ये एट्रीब्यूट है। तो ये मान लीजिए ये टेक्स्ट है, टाइप टेक्स्ट, एंड यहाँ पे मैं क्लासेस लिख देता हूँ। क्लास भी एक एट्रीब्यूट है। क्लास हम ले लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बेसिक इनपुट CSS, इनपुट CSS, वेरी सिंपल। उसके बाद इसका वैल्यू क्या होगा? तो डेफिनेटली इनिशियली इसका वैल्यू होना चाहिए क्या? 0 या नल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नल दे देता हूँ। इस इनपुट फील्ड को एक यूनिक आईडी में डिफाइन कर सकता हूं। तो आईडी एट्रीब्यूट भी ले लेते हैं और इस आईडी एट्रीब्यूट को यहां पे हम बोलेंगे ये सपोज दैट टेस्ट, और एक प्लेस होल्डर लिख लेते हैं। प्लेस होल्डर क्या है कि यहां पे मैं डाल देता हूं टेस्ट। ये क्या है कि आपको दिखाएगा कि ये जो फील्ड है, इनपुट फील्ड है, वो किसके लिए है। एंड देन वैल्यू इनिशियली मैं नल रखता हूँ, एंड देन ये सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट है, इनपुट एलिमेंट, सो हम यहाँ पे क्लोज कर दिए। अब चलिए हम पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि ये जो है इनपुट फील्ड यहाँ पे आ गया और यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है। वाई? बिकॉज हमने यहाँ पे टेस्ट डिफाइन किया है, या प्लेस होल्डर टेस्ट डिफाइन किया है। प्लीज राइट समथिंग, लेट्स से प्लीज राइट समथिंग। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं वो लिखा हुआ आ रहा है। ये टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली आप समझ गए। अब हम CSS को समझते हैं। तो CSS 3 टाइप का होता है। तो चलिए पहला टाइप मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं डालूंगा स्टाइल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर मैं कर देता हूँ सपोज दैट ब्लू। मैं रिफ्रेश किया और ये मैं डाल रहा हूँ, तो ये देखिए टेक्स्ट जो है इसका ब्लू हो गया। तो ये एक CSS है क्योंकि इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। और सपोज दैट बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट से ब्लैक, मैं ब्लैक कर दिया। मैं रिफ्रेश किया और यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये ब्लैक हो गया। अब मैं यहाँ पे डालूंगा तो ब्लू और बैकग्राउंड ब्लैक है। समझ गए? तो ये एक CSS है। इसको बोलते हैं इनलाइन CSS क्योंकि इसी इनपुट एलिमेंट के लिए मैं स्टाइल टैग के माध्यम से CSS लिख रहा हूँ। CSS का कोड है ये सब, राइट? ये समझ गए। तो इनलाइन CSS कब यूज करते हैं ये जानना जरूरी है। कोई स्पेसिफिक स्टाइल है, कोई स्पेसिफिक CSS है जो किसी एक या फिर
किसी एक एलिमेंट या बहुत लिमिटेड एलिमेंट में ही उसका इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पे हम स्टाइल टैग लिखते हैं और इनलाइन सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं। बट सपोज दैट ये इनपुट फील्ड, मतलब जो भी इनपुट फील्ड रहेगा वो सारे इनपुट फील्ड के लिए, सपोज दैट इनपुट जिसका टाइप टेक्स्ट है, सारे टेक्स्ट फील्ड के लिए अगर आपको एक ही सीएसएस लिखना है, सब आप चाहते हैं कि आपका जो वेब पेज है उसमें जो टेक्स्ट है, मतलब जो इनपुट फील्ड है, वो इनपुट फील्ड एक ही जैसा दिखे हर जगह आपके होल एप्लीकेशन में। सपोज दैट ये वेब पेज में जो आप रन कर रहे हैं, ये जो पेज है उसमें आप रन कर रहे हैं, उसमें कहीं भी अगर सपोज दैट यूज हुआ है इनपुट टाइप, इनपुट टैग अगर यूज हुआ है, तो वहाँ पे एक ही जैसा इनपुट फील्ड देखना चाहिए। अगर आपका रिक्वायरमेंट अगर ये है तो वहाँ पे इंटरनल सीएसएस लिखेंगे। तो वो कैसे लिखते हैं, सपोज दैट मैं एक और फील्ड ले लेता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, और ये टेक्स्ट फील्ड ही मानिए सपोज दैट, और यहाँ पे क्लास भी सेम है, और मैं रिफ्रेश किया पेज को, तो अभी आप नोटिस कीजिएगा दो फील्ड दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, ऑलमोस्ट एक ही जैसा। तो आप चाहते हैं कि दो फील्ड, दो इनपुट फील्ड, जितने भी इनपुट फील्ड हो इस वेब पेज पे, इस पेज का, वो एक ही जैसा दिखना चाहिए। अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है तो फिर आप क्या करेंगे, ये चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, इस कोड, ये कोड बार बार रिपीट हो रहा है, ये जो स्टाइल है, तो हर जगह ये लिखना पड़ेगा। अब फ्यूचर में अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि जितना भी इनपुट फील्ड है उसमें जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड होना चाहिए, अगर आपका फ्यूचर में ऐसा रिक्वायरमेंट आता है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि हर एक इनपुट फील्ड में जहाँ जहाँ भी स्टाइल एलिमेंट यूज हुआ है, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज हुआ है, जितना भी इनपुट एलिमेंट है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, ये कोड को चेंज करेंगे, यहाँ पर भी रेड करेंगे, यहाँ पर भी रेड करेंगे। और ये सपोज दैट एक एप्लीकेशन में 10 टाइम्स अगर इनपुट फील्ड, इनपुट एलिमेंट यूज हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे, 10 टाइम्स स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये बहुत ही फ्यूचर में अगर आपको मॉडिफाई करना हुआ तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इंटरनल सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहे, इंटरनल सीएसएस इसी वेब पेज में ही काम करेगा, मतलब जो पेज आप रन कर रहे हैं, ये रहा आपका पेज, ये जो रन हो रहा है इसी में काम करेगा। तो उसको कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल, स्टाइल एलिमेंट, और हम यहाँ पे लिखते हैं क्लासेस। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिलेक्टर लिखेंगे। बेसिकली सिलेक्टर से सिलेक्ट करना है कि आप किसी को चेंज कैसे करेंगे, तो उसका एड्रेस पता होना चाहिए, किसको चेंज करना है उसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो एड्रेस कैसे पता चलेगा, कि उस पार्टिकुलर एलिमेंट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जितना भी इनपुट फील्ड है उसका अगर स्टाइल अगर लिखना है, मतलब उसके लिए जितना भी इनपुट फील्ड है उसके लिए, तो आप यहाँ पे इनपुट लिख दीजिए, इनपुट, और यहाँ पे ये कोड लिख दीजिए। अब कोड में मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी किया और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं पेज को रिफ्रेश किया, देखिए अभी भी वैसा ही दिख रहा है। हालांकि मैं यहाँ से स्टाइल रिमूव कर दिया, फिर भी पहले जैसा दिख रहा है। बट अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि अब ये इसका कलर सही नहीं दिख रहा है। रीजन क्या है कि आपने क्या किया कि जितना भी स्टाइल है, ठीक है, जितना भी इनपुट एलिमेंट है उस एलिमेंट पे आपने स्टाइल लिख दिया। तो आपने क्या किया, इनपुट को सिलेक्ट कर लिया, इनपुट एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, मतलब वेब पेज में जितने भी इनपुट एलिमेंट है आप सिलेक्ट कर लिए, वहाँ पे काम कर दिए। ये एक ऑप्शन है। बट सपोज दैट आपका रिक्वायरमेंट ये है कि सारे इनपुट में नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कलर ब्लू और बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए, जिसका क्लास इनपुट सीएसएस है। अगर आपका रिक्वायरमेंट ये है तो इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज दैट इसको आप रिमूव कर देंगे, इसको भी रिमूव कर देते हैं, ये सीएसएस को, स्टाइल को,
तो अभी देखिए ये कैसा दिखेगा, ये दोनों ब्लैक दिख रहा है क्योंकि आपने इनपुट एलिमेंट पे ये लिखा था। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये कोई भी CSS यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। बट आप चाहते हैं कि जहाँ जहाँ ये CSS इनपुट CSS यूज हुआ है, ये क्लास जहाँ जहाँ यूज हुआ है उसका जो है स्टाइल और CSS अलग होना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं डॉट। CSS क्लासेस के केस में यहाँ पे लिखते हैं डॉट। तो इसमें कन्फ्यूजन मुझे नहीं लगता है कि आपको होगा, राइट। अब मैं यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करता हूँ पेज को। अभी देखिए ये ब्लैक हो गया और मैं टाइप कर रहा हूँ ब्लू हो गया। ये ब्लू सही नहीं दिख रहा है, यहाँ पे रेड कर देते हैं। अभी थोड़ा ब्लैक में रेड थोड़ा बेहतरीन दिखेगा। लेट्स सी, हाँ ये देखिए। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, देख सकते हैं ये दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सिलेक्ट किया लोकेशन को, एड्रेस को, मतलब इस एलिमेंट को आपने सिलेक्ट किया। कैसे? CSS के माध्यम से। ये CSS जहां जहां यूज हुआ होगा उसका कलर और बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। ये समझ गए? अब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं ओपन कर देता हूँ। अब ये भी बैकग्राउंड में यहाँ पे रेड कर देता हूँ अभी के लिए। तो अभी आप नोटिस करेंगे कि अब सारे इनपुट एलिमेंट के लिए मैं यहाँ पे एक स्टाइल लिख दिया, तो अभी दोनों के लिए एक जैसा हो गया। ये समझ गए? ये हो गया एलिमेंट, मतलब एलिमेंट के थ्रू, इनपुट एलिमेंट है, एलिमेंट के थ्रू आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये आप समझ गए? ओके, आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा स्टाइल मैं लिखूं वो पूरा होल डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई हो, तो वो कैसे करते हैं? उसके लिए लिखते हैं स्टार। मैं आपको बता दूं कि ये सारा चीज जो है एक बार आप प्रयास कीजिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है, खुद जो है दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा स्टार मतलब हो गया कि पूरा होल एप्लीकेशन। कुछ ऐसा स्टाइल है जो पूरे होल एप्लीकेशन पे, होल एप्लीकेशन नहीं, जो पेज आप रन कर रहे हैं उस पेज पे काम करना चाहिए। उस केस में स्टार लिख सकते हैं। मतलब ये जो CSS होगा स्टार के केस में ये हर जगह काम करेगा, मतलब पूरा होल एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या करूँगा, टेक्स्ट साइज में कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन, लेट से फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज मैं फॉन्ट साइज यहाँ पे कर देता हूँ 35 px में भी। मैं रिफ्रेश किया, ये देखिए बड़ा हो गया। बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो कोड है वो हर जगह अप्लाई हो गया, मतलब ये पूरा होल एप्लीकेशन में अप्लाई हुआ, मतलब सब चीज़ को सिलेक्ट करके अप्लाई कर दिया। अगर हम यहाँ पे H1 टैग लिखते हैं, H1 टैग मतलब क्या होता है कि ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, और H1 मतलब सबसे बड़ा वाला हेडिंग है। उससे छोटा क्या होता है? H2। H2 टैग अगर देखेंगे तो H2 टैग उससे छोटा होता है। तो आई होप कि ये HTML का पार्ट है और ये आपको आता होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ल्ड ज्ञान। अब नीचे भी मैं वर्ल्ड ज्ञान लिख देता हूँ। अब देखते हैं कैसा यहाँ पे प्रिंट होता है। तो देख सकते हैं ये जो है वर्ल्ड ज्ञान यहाँ पे प्रिंट हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं साइज यहाँ पे दोनों एक ही जैसा दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं क्यों एक ही जैसा दिख रहा है। क्योंकि आपने फॉन्ट साइज आपने पूरा होल एप्लीकेशन के लिए 45 लिख दिया है। ओके, एक चीज आप जान लीजिए कि H1 टैग मतलब ये हेडिंग है और ये सबसे बड़ा वाला हेडिंग है। H1 मतलब बड़ा, उससे छोटा क्या होगा? H2, उससे छोटा क्या होगा? H2 से छोटा H3, H3 से छोटा H4, ऐसे करके चलता है। बट यहाँ पे दोनों एक ही जैसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपने पूरे होल पेज में जो भी फॉन्ट है सारे फॉन्ट को जो है 45 px आपने बड़ा कर दिया, इसीलिए जो है यहाँ पे दोनों एक ही जैसा दिख रहा है। हालांकि ये दोनों बड़े छोटे होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है ये H1 का, ये जो है प्रोवाइड किया जाता है HTML के द्वारा। H1 H2 ये HTML के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है।
हालांकि आप जो है CSS के थ्रू भी किसी को बोल्ड कर सकते हैं, किसी को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर प्री बिल्ड अगर HTML के द्वारा अगर प्रोवाइड किया जा रहा है तो क्यों ना आप उसका इस्तेमाल करें। समझ गए? तो ये जो है अप्लीकेबल हो जाएगा पूरे पेज में, तो इसीलिए ये हो गया स्टार। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। अच्छा, कुछ सिलेक्टर है जो इस पेज में है, आप इसको गो थ्रू कीजिएगा, ये इस लिंक में है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए कुछ सिलेक्टर के बारे में पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि CSS समझना आसान होगा जब आप सिलेक्टर समझेंगे कि अगर किसी कहीं भी CSS अप्लाई कर रहे हैं तो उसको कैसे जानेंगे कि किसको अप्लाई कर रहे हैं, उसका लोकेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे उस पार्टिकुलर एलिमेंट को। ये सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ आना पड़ेगा कि किसी भी एलिमेंट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर उसका स्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं, उसका CSS चेंज कर सकते हैं, उसका कलर बैकग्राउंड जो भी है स्टाइलिंग आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। बट उस पार्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सिलेक्टर हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सारे सिलेक्टर को यहाँ पे डिस्कस करना थोड़ा टफ हो जाता है, तो कुछ को हम यहाँ पे ऐसे ही मैं बता देता हूँ, आप खुद से इसको ट्राई करके प्रयास कीजिए, डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा। तो सिलेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेक्टर सीख गए तो CSS अप्लाई कर लेंगे बड़े आसानी से। बहुत सारे लोग जो है पार्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो CSS क्या अप्लाई करेंगे। तो डेफिनेटली सिलेक्ट करना पार्टिकुलर एलिमेंट को कि कहाँ पे चेंजेस करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और वो जो है आप सिलेक्टर के माध्यम से कर सकते हैं। तो एक होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, जो मैंने अभी आपको बताया। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है कि उस पूरे पेज में, मतलब सपोज इट ये पेज है, ये जो भी हमारा कोड दिख रहा है, ये एक पेज है HTML का, इस सारे पेज में ये अप्लीकेबल हो जाएगा ये सिलेक्टर। दूसरा सिलेक्टर का टाइप है, वो है टाइप सिलेक्टर। टाइप सिलेक्टर मतलब किस एलिमेंट को, सपोज पूरे H1 एलिमेंट को टारगेट करना है तो H1 हो गया, पूरे इनपुट एलिमेंट को टारगेट करना है तो इनपुट हो गया, पूरे डिव को टारगेट करना है तो डिव हो गया, मतलब डिव ऐसे करके। आई होप कि आपको आइडिया होगा। डिव मतलब होता है डिवीजन, अगर आम भाषा में बोले तो। मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ Ctrl+A, इसको फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर्मेट सिलेक्शन, ये थोड़ा ब्यूटीफुल दिख रहा है, तो आप समझ गए। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये हो गया टाइप, मतलब किसी एक पार्टिकुलर टाइप एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसके ऊपर CSS का कोड लिखना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जितना लिंक है, लिंक मतलब क्या, एंकर टैग। एंकर टैग कैसा होता है, ऐसे ये यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे लिख दीजिए क्लिक हियर, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ href बोलते हैं इसको, href लेट से index.html, map.html लेट से। मैं एक्चुअली ये ओपन होगा इस पर क्लिक होने के बाद। टारगेट कर देते हैं ब्लैंक, टारगेट हाइफन ब्लैंक, ठीक है। तो ये हो गया href। तो अगर हर एक ए टैग को, या इट मीन्स एंकर टैग को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, ए लिखेंगे, ए के ऊपर कोड लिखेंगे। मतलब आपको सिंपल ये करना है, ए लिखना है और ए के ऊपर यहाँ पे ऐसे कोड लिखना है, उसी के अकॉर्डिंग स्टाइलिंग होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तो ये समझ गए। ओके, अब चाइल्ड सेलेक्टर क्या होता है। चाइल्ड सेलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चाइल्ड सेलेक्टर समझते हैं। सपोज दैट ये फॉर्म है, फॉर्म का चाइल्ड क्या है, इनपुट है। तो इनपुट फॉर्म का दो चाइल्ड है, ये वाला इनपुट और ये वाला इनपुट।
इसको मैं 1 कर देता हूँ, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए, तो इसको 1 और 2 में कर दिया। अब फॉर्म का इनपुट फील्ड, इसका भी इनपुट फील्ड। ओके, तो 2 चाइल्ड है इसके। अब आपको सिलेक्ट करना है ये वाले को। अब लेट से मान लीजिए कि बहुत सारे इनपुट है और कोई भी CSS और आईडी यूज नहीं हुआ है और उसके ऊपर आपको CSS का कोड लिखना है, तो आप कैसे करेंगे? फॉर्म सेलेक्ट कर लिए, फॉर्म से उसका सेकेंड चाइल्ड को सिलेक्ट करना है, तो सेकेंड चाइल्ड तक आना पड़ेगा। तो जैसे एज जावा स्क्रिप्ट में हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ऑलमोस्ट सेम चीज़ जो है CSS में भी ऐसा ही कुछ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड सिलेक्टर में कि पेरेंट, उसके बाद चाइल्ड में जाने के लिए ये वाला साइन देते हैं। तो उससे क्या होगा कि पेरेंट से हम चाइल्ड में जाते हैं, मूव करते हैं। समझ गए? अब मैं इसको एक और बड़े आसान तरीके से मैं बताता हूँ। इसको सिलेक्ट करना है ना, तो इस पर राइट क्लिक कीजिए, कॉपी में जाइए और कॉपी सिलेक्टर कीजिए। अभी आपको सिलेक्टर यहाँ पे मिल जाएगा। ये सिलेक्टर, अब देखिए ये सिलेक्टर हैज़ test2 आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने आईडी दे दिया। आईडी तो हमेशा यूनिक ही होता है, तो डेफिनेटली अगर इसको चेंज करना है तो आईडी से ही चेंज कर दीजिए। बट सपोज आईडी नहीं है, इस केस में क्या होगा? तो मैं फिर से पेज रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पे गया, इस पर क्लिक करना है, ये देखिए, और यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो गया और इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सिलेक्टेड आ गया, देख सकते हैं, ये वाला सिलेक्टेड आ गया। इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाकर कॉपी सिलेक्टर करेंगे। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ दिस वन। ओके, ये इंटर नहीं करना है। बॉडी डिवीजन, मतलब ये सिलेक्ट कैसे किया? बॉडी से मूव किया डिवीजन से मूव किया फॉर्म से मूव किया इनपुट, और इनपुट में क्लास एक मिल गया, उसको ये पकड़ लिया। बट लेट सपोज इसका भी क्लास सेम ही है, तो क्या होगा? मैं इसका भी क्लास सेम डाल देता हूँ। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ पेज और यहाँ पे गया, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, कॉपी सिलेक्टर। अब देखिए यहाँ पे, अब इस समय जो सिलेक्टर हुआ हमारा क्या बनेगा? बॉडी के अंदर डिव के अंदर फॉर्म, और फॉर्म के अंदर इनपुट। कौन सा इनपुट? 2 इनपुट है यहाँ पे, ये वाला और ये वाला। हमको इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लासेस नहीं है और आईडी भी नहीं है, तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? यहाँ पे लिखते हैं nth चाइल्ड मतलब कौन सा चाइल्ड? 1 और सेकेंड। किसको सिलेक्ट करना है? तो यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं 2 वाले को। तो चलिए 2 वाला सिलेक्ट हो गया। अब इसके ऊपर हम कोड लिखेंगे CSS का। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। ऐसे करके भी आप कोड लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और इसको कमेंट करता हूँ। देखिए इसमें वो स्टाइल काम किया, ये वाला सेकेंड वाले में, फर्स्ट वाले में नहीं काम किया। क्यों? क्योंकि मैं पहले वाला सारे इनपुट पे मैं जो अप्लाई कर रहा था CSS वो डिलीट कर दिया, बट इस पे काम किया। तो आप समझ गए ये सिलेक्टर कैसे काम कर रहा है। बहुत आसान है। सिलेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेक्टर सीख गए तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा और किसी भी एलिमेंट को आसानी से सिलेक्ट करके और वहाँ पे जाकर आप CSS का कोड लिखिए, बस सिंपल है। ओके, अब फर्स्ट टाइप का मैं स्टार्टिंग में बताया था कि एक इनलाइन CSS था और एक इंटरनल CSS था। बट लेट्स सपोज कि ये आपका एक पेज एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में बहुत सारे जो है पेजेस हैं। एक एप्लीकेशन में बहुत सारे पेजेस हैं, लाइक अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, ऐसे कर करके बहुत सारे पेज हैं। तो इस केस में क्या होगा, इसको समझते हैं। आप चाहते हैं कि एक एप्लीकेशन में 100 पेज हैं और 100 पेज में जो भी इनपुट फील्ड है उसका कलर जो है रेड होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक होना चाहिए। और एक एप्लीकेशन में मान लीजिए कि 100 पेज हैं, तो इस केस में क्या करेंगे आप?
तो आपको हर जगह ऐसा करके लिखना पड़ेगा। फिर अगर फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपने माइंड चेंज कर दिया कि एक जो एप्लीकेशन है उसमें 100 पेज हैं, सारे पेज में जो भी इनपुट फील्ड है उसका बैकग्राउंड कलर जो है पहले ब्लैक था, अब हमको वहां पे ब्लू करना है सपोज दैट, तो आप क्या करेंगे, हर एक 100 पेज आप खोलेंगे और हर एक 100 पेज में आप सेम कोड ये करेंगे जाकर। तो ये डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक पेज बना देंगे सीएसएस का, उस पेज में हम सीएसएस लिख देंगे और वो पेज वो कोड जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ इंक्लूड कर देंगे। तो वही हम करते हैं यहाँ पे। एक मैं पेज बनाता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, न्यू फाइल, और यहाँ पे मैं test.css में यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, ये CSS, और ये जो कोड है यहाँ पे मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, ये हटा देता हूँ। तो हटाऊंगा क्यों, मैं यहाँ इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे जाकर मैं सेव कर प्लेस कर देता हूँ। ध्यान रहे यहाँ पे स्टाइल टैग लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इसका एक्सटेंशन ही .css दे दिया। स्टाइल तब यूज करते टैग तब यूज करते हैं जब HTML में लिख रहे हैं, क्योंकि ये HTML से आ रहा है। उसी तरह से अगर जावा स्क्रिप्ट अगर लिख रहे हैं, अगर इसी पेज में जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे दे सकते हैं। स्क्रिप्ट टैग देकर ऐसे करके आप यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। बट सेम थिंग अगर एक ही स्क्रिप्ट है और वो हर जगह यूज होता है ये स्क्रिप्ट, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस स्क्रिप्ट में एक्सटर्नल जेएस को इंक्लूड करेंगे जिस जिस पेज में रिक्वायरमेंट है उसका। तो सेम थिंग यहाँ पर भी जाएगा। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ पेज को, और चलिए सेव करने के बाद इंक्लूड भी करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो मैं इंक्लूड कैसे करूँगा, तो इसको बोलते हैं लिंक। लिंक वन सेकेंड, यहाँ पे मैं डालूंगा यहाँ पे मैं डालता हूँ टाइप। टाइप होगा स्टाइल शीट। ओके, सबसे मैं यहाँ पे टॉप में जाता हूँ, हेड में मैं यहाँ पे जाता हूँ, और हेड में यहाँ पे लिंक देख रहे होंगे, href देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ href। href में मैं डालूंगा test.css, ऐसे करके। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। पेज को रिफ्रेश किया, स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ, ओके। बट हम ये टेस्ट करेंगे कि ये इंक्लूड हुआ सक्सेसफुली और नॉट। तो राइट क्लिक किए, इस पर मैं test.css पे क्लिक किया, ये आ गया। इसका मतलब ये काम करेगा, ये इंक्लूड हो गया इस पेज में। ओके, तो इनपुट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनपुट ये काम करना चाहिए बट अभी नहीं कर रहा है। चलिए इसको डिबग करते हैं और इसको जानने का प्रयास करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ये रहा सिंपल सा कोड, और अभी मैं इसको यहाँ से कॉपी किया। ये क्लास है, ध्यान रखिए, इसीलिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम है लिंक।
लिंक टैग इन HTML। ये बहुत सिंपल है, कभी कभी ऐसा होता है। तो आपको यहाँ पे डालना होगा REL स्टाइल शीट। यहाँ पे मैं डाला, ये टाइप नहीं होता है, REL होता है। ओके, तो लिंक मैं इसको रिमूव किया। अभी मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए अप्लाई हो गया। ये काम करेगा, यहाँ पे मैं रिफ्रेश किया और ये काम किया। कैसे काम कर रहा है समझ गए, क्योंकि इसी के ऊपर ये स्टाइल लिखा हुआ है। आपने सिंपली इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद कलर को रेड और बैकग्राउंड कलर को ब्लैक आपने यहाँ पे कर दिया, इसीलिए यहाँ पे ये आ रहा है। तो समझ गए, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS का मतलब ये होता है कि इसके लिए आपने एक्सटर्नल CSS का फाइल बनाया और जहाँ जहाँ वो स्टाइल चाहिए उसको आप उस पेज में इंक्लूड कर दिया। तो अब क्या होगा कि सेम ये जो पेज है हर जगह 100 पेज में इंक्लूड कर देंगे। तो सपोज दैट फ्यूचर में अगर इसका कलर, सपोज दैट एक एप्लीकेशन है उसमें 100 पेज है, 100 पेज में जितने भी इनपुट फील्ड हैं उसका जो कलर है वो ब्लू होना चाहिए, पहले रेड था। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे बस चेंज करेंगे इस फाइल में, जैसे ही चेंज करेंगे वो हर जगह इफेक्ट करेगा। इस तरह से आप एक्सटर्नल CSS यूज कर सकते हैं। तो आप इस पार्टिकुलर वीडियो में आप समझ गए इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS, और आपने सिलेक्टर के बारे में समझा। ठीक है, और भी बाकी सारे सिलेक्टर हैं लाइक एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, H1+P, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ओके, सपोज दैट एट्रीब्यूट सिलेक्टर पहले समझते हैं, ये दोनों समझेंगे बाद में। ओके, ID सिलेक्टर आप समझ गए। ID सिलेक्टर मतलब ये होता है कि इस इनपुट फील्ड का ID है टेस्ट, तो टेस्ट के ऊपर भी CSS लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, तो अब ID है, ID के जगह पे हैज़ लिखते हैं, क्लास के जगह क्लास अगर रहेगा तो डॉट लिखते हैं, ID है तो हैज़ लिखेंगे। अब हम यहाँ पे टेस्ट लिखते हैं और यहाँ पे उसका CSS लिखेंगे, उसका स्टाइल लिखेंगे। इस तरह से आप ID को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एडजेसेंट सिबलिंग, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, उसका सिंटैक्स ये है, और एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर भी ऐसा ही कुछ होता है, एज अ नेम सजेस्ट। सपोज दैट आप ऐसा करना चाहते हैं कि जिसका टाइप, सपोज दैट आपने ऐसे लिखा एट्रीब्यूट जिसका टाइप टेक्स्ट है, ये है इनपुट टाइप, जिसका टाइप टेक्स्ट है उसके ऊपर आप CSS लिखना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। सो इसका मतलब ये है कि जितने भी एट्रीब्यूट हैं, जैसे कि टाइप हो गया, क्लास हो गया, प्लेस हो गया, कुछ भी, अगर ऐसा कुछ भी अगर है तो उसके ऊपर आप CSS लिख सकते हैं और उसको सिलेक्ट करने के लिए ऐसे सिलेक्ट करते हैं। यानी कि आपको एट्रीब्यूट यहाँ पे नेम देना पड़ेगा, तो एट्रीब्यूट नेम हो गया, टाइप उसका वैल्यू लेना पड़ेगा, तो जो भी वैल्यू है, तो टाइप मान लीजिए टेक्स्ट, तो जिस एट्रीब्यूट का टाइप टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो गया। अब हम उसके ऊपर ये लिख सकते हैं। तो ये मैं लिखता हूँ और इसको मैं रिमूव कमेंट करता हूँ। अब चलिए इसको रिफ्रेश करेंगे, ये दोनों के लिए अप्लाई हो गया। रीजन, क्योंकि टाइप जिसका भी टेक्स्ट है उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका भी टाइप टेक्स्ट है, इसका भी टाइप टेक्स्ट है, ऐसे भी हो सकता है। ये क्लास भी लिख सकते हैं कि जिसका क्लास ये है, इनपुट CSS है, तो उस केस में भी आप कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो अब मैं पेज को रिफ्रेश किया, अभी भी वर्क कर रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट CSS के लिए आप क्यों ऐसा करेंगे, ये भी वैलिड है, बट जनरली CSS के लिए अलग से सिलेक्टर दिया गया वो है डॉट, और यहाँ पे CSS का नेम। तो CSS का नेम सपोज ये वाला हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे डालिए और यहाँ पे उसका कोड लिख दीजिए। इतना ये करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये कभी जब इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैक्स लेंथ यहाँ पे लगा देते हैं, मैक्स लेंथ लगा देते हैं 5। मैं सेव किया, यहाँ पे पेज रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे डालूंगा
5 से ज़्यादा मैं डाल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मैं लेंथ लगा दिया। अब मुझे क्या करना है कि जिसका मैक्स लेंथ 5 है उसका जो है थोड़ा डिफरेंट कलर के मैं दिखाना चाहता हूँ यूज़र को, ताकि वो समझ जाए कि इसमें कुछ मतलब 5 ही तक जाएगा, वो समझ जाए, आइडेंटिफाई कर ले कि कुछ ऐसा फील्ड है जिसमें वो टाइप नहीं कर पा रहा है, उसका कलर डिफरेंट है, तो समझ जाएगा कि सारे में ये जो डिफरेंस है, तो वो समझ जाएगा कि इसका मतलब ये 5 ही तक लेगा। तो ऐसा करके उसको समझाने के लिए मैं भी ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो उसके ऊपर लिख सकते हैं, तो सिंपल है, मैक्स लेंथ लाए यहाँ पे डाले, मतलब कुछ भी, ये जो एट्रीब्यूट है वो कुछ भी हो सकता है, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है सिलेक्ट करने के लिए। क्लास हो सकता है, आईडी भी हो सकता है, हालांकि आईडी के लिए अलग सिलेक्टर है, फिर भी आप लिख सकते हैं। तो अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो इसमें अप्लाई हुआ, इसमें नहीं हुआ, क्योंकि मैक्स लेंथ 5 केवल एक ही एलिमेंट का है, इनपुट एलिमेंट पहला वाला का है, इसका नहीं है, इसीलिए काम नहीं किया। तो आप समझ रहे होंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखिए, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये न्यू पेज में लेकर जा रहा है। क्यों लेकर जा रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पे एच एंकर टैग यूज किया है और टारगेट ब्लैंक किया है, इसीलिए जो है ये डिफरेंट पेज पे लेकर जा रहा है। अगर हम इसको रिमूव कर देंगे, तो अगर हम सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये इसी पेज पे जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। उसी टाइप से आप चाहते हैं कि जितना भी एंकर टैग है वो जो है कुछ डिफरेंट कलर से शो करे। तो बेसिकली एंकर टैग मैं इसीलिए बनाया था। चलिए हम दिखाते हैं आपको। एंकर टैग है, उसका कलर आप रेड रखना चाहते हैं तो यहाँ पे डालिए, रेड कर दीजिए, और यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश किया, ये रेड दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 बार कर देते हैं। यहाँ से मैं कॉपी किया, यहाँ पे मैं प्लेस किया, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये जो है सपोज मैं 3-4 टाइम कर दिया, क्लिक हेयर, कुछ भी यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ ऐसे करके, और यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ के कंट्रोल एस। मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा। देखिए सारे लिंक का कलर एक ही जैसा है, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पे कि जितना भी एंकर टैग है उसका कलर आपने रेड कर दिया। अगर इसको ब्लू करना है तो यहाँ पे इसको ब्लू कर सकते हैं। अब ये जो है ब्लू दिखाई देगा, ऐसे करके ब्लू दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो ये रहा सिलेक्टर, और ये जो मैं डॉट सिलेक्टर मैं आपको नहीं बताया हूँ वो आप समझ सकते हैं इसको। ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, इसीलिए मैं अभी के लिए इसको स्किप किया हूँ। बट अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो सिंपल गूगल में जाके ऐसे सर्च करना है। ओके, तो अभी काम नहीं कर रहा है इंटरनेट, इसीलिए लेट्स से ओके, जो भी है मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। लेट्स सी कि ये इस बार काम करता है या नहीं करता है। आई थिंक नेट का प्रॉब्लम है। जो भी है, अगर आप यहाँ पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में एग्जैक्टली पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया सिलेक्टर के बारे में। ये 2 सिलेक्टर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, हालांकि आप कभी कभी ये काम आता है, तो आपको उस समय समझ में आ जाएगा जब आप करेंगे तो चलिए अभी के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में CSS अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये जो CSS का सीरीज है मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसीलिए मैं अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ। और फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी सारे चीज़ों को मैं बताऊंगा। CSS में कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको आना चाहिए, तो इन सारे चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और डेफिनेटली इसके बाद आप कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा, और इतना आप जरूर सीख जाइएगा CSS में कि एज अ फुल स्टैक डेवलपर, अगर कोई डिज़ाइनर अनअवेलेबल है किसी भी दिन, अगर आपको वो काम दे दिया जाएगा उसका, तो आप ज़्यादा टाइम लेंगे बट वो कर सकते हैं, आप कैपेबल हो जाएंगे, और कुछ R&D वगैरह कर सकते हैं। और डेफिनेटली इतना होने के बाद आप कुछ R&D वगैरह करके और कुछ इन्वेस्टिगेशन करके आप उस काम को थोड़ा में भी ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, क्योंकि आप जो है फुल स्टैक डेवलपर हैं, बट आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।